अध्याय 21। अगली सुबह वो उठी और खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, कल की तरह ही कपड़े पहने हुए, केवल एक पतले कंबल से ढका हुआ। उसने उलझन में अपनी आंखें झपकाईं और काफी देर बाद आखिरकार उसे होश आया। कल उसे स्पष्ट रूप से याद था कि लू वू जिया उसका पीछा कर रहा था, फिर असहाय होकर मुख्य हॉल में उस हत्यारे देवता के बगल में बैठा था। फिर क्या हुआ? क्या वह सो गई? यह अजीब बात है, जब से वह इस शरीर में आई है, वह कभी इतनी गहरी नींद में नहीं सोई। रात को अच्छी नींद की वजह से थकान कुछ कम हो गई थी। वो ने अपना गला छुआ और यह देखकर हैरान रह गई कि उसे खून की खांसी नहीं आ रही थी। आम तौर पर उसे सुबह खून की खांसी आती थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। वो पलटा और उठकर बैठ गया। उसका हाथ अनजाने में हेडबोर्ड को छू रहा था, जैसे कि वह किसी चीज को गिरा रहा हो। नीचे देखने पर उसे तकिए के पास एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल मिली। जब उसने उसे खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर 10 गोलियां थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी कल मास्टर ल्यूक ngू ने उसे खाने के लिए मजबूर किया था। ऐसा कहाँ जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर ल्यूक ngू उसे कल उसके कमरे में वापस ले आए? वो सचमुच इस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकती थी कि दुष्ट और दबंग मनोरोगी में इतनी दयालुता होगी। शायद आप अपने अधीनस्थों से ऐसा करने को कहेंगे? अपना सिर हिलाते हुए वो ने बड़ी मुसीबत ल्यूक ngू गिया को एक तरफ फेंक दिया, बिस्तर से बाहर निकला और खुद को साफ किया। आज क्रू में उसका पहला दिन था। हालांकि उसे स्क्रिप्ट अच्छी तरह याद थी, लेकिन वो को कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह अभी भी बहुत घबराई हुई थी। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता समाप्त करने के बाद उसने कुछ प्रेरणा पाने के लिए स्टूडियो जाने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि जी लिन दरवाजे के सहारे झुकी हुई थी और सहायक शेन यू बगल में खड़ी थी, धीरे से सलाह दे रही थी। जी, वो अभी भी सो रही है। आपको पहले अपने कमरे में वापस जाना चाहिए, यहाँ खड़े रहना अच्छा नहीं है। ओह, वो जाग रही है। शेन यू ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और तुरंत राहत की सांस ली। जल्दी से वो के पास चली गई और कहा, वो, जब मैं आज सुबह यहाँ आई तो मैंने जीजी को यहाँ खड़े देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह नहीं बताया, बस वहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहा था। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि आप गहरी नींद में थे, तो मेरे पास आपको जगाने का चेहरा नहीं था, इसलिए मैंने जीजी से कहा कि जब तक आप जाग न जाए तब तक प्रतीक्षा करें और उसे बताएं, बस अपने कमरे में वापस जाएं और प्रतीक्षा करें। लेकिन वह नहीं सुनता। अगर कोई और देख लेता। शेन यू की चिंताएं बिना कारण नहीं थी। हालांकि यह पूरी मंजिल क्वीन क्वोक के दल द्वारा बुक की गई थी, फिर भी वहां बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। अगर किसी ने क्या लैम को वो के कमरे के सामने खड़ा देखा तो वे क्या करेंगे? मनोरंजन उद्योग में सबसे भयावह चीज अफवाहें हैं। सौभाग्य से वो को हमेशा सुबह जल्दी उठने की आदत थी और थम दुएत ने उसे ठीक 6 बजे बुलाया। अभी आसमान अभी भी अंधेरा था और दूसरे कमरों में कोई हलचल नहीं थी। तियो दुएत, मेरे लिए कुछ नाश्ता लाओ, सफेद दलिया ही काफी है। वो ने बिना कुछ बोले काई लैम की ओर देखा, फिर कहा, 2 और केकड़े के पकौड़े लाओ और थोड़ा और सिरका डाल दो। उसे अच्छी तरह याद था कि जी लिन को यह डिश सबसे ज्यादा पसंद थी। शेन यू ने हाँ कहा, हालांकि वह बहुत उत्सुक थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे क्या नहीं पूछना चाहिए। आज्ञाकारी ढंग से डाइनिंग रूम की ओर भागी। वो ने देखा कि जी लिन अभी भी दरवाजे से टिका हुआ था। उसका चेहरा गुस्से में बच्चे जैसा था। उसने आह भरी।
उसे कमरे में खींचने के लिए आगे बढ़ी। चलते समय उसने डांटा, तुम वहां कब से खड़े हो? सी वू में ज्यादा ताकत नहीं थी। भले ही वह उसे खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे, वह वास्तव में उसे खींच नहीं सकती थी। काई लैम को उसने घसीट कर ले गया और आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे पीछे चला गया, भले ही उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। ज्यादा देर नहीं, काई लैम ने दृढ़तापूर्वक 3 शब्द कहे, लेकिन कुछ ही सेकंड के भीतर वह खुद को एक लंबा सवाल पूछने से नहीं रोक पाई। बहन, तू वो कल रात वे लोग कौन थे? तुम्हें पता है, जब मैं कल वापस आई तो मैंने इसके बारे में बार बार सोचा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन वे लोग कमरे के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे और मैं एक कदम भी बाहर नहीं जा सकती थी। एक पल बाद मैंने उस आदमी को तुम्हें उठाते हुए देखा और मैं बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे रोक दिया। सौभाग्य से वह व्यक्ति तुम्हें कमरे में ले गया और चला गया, अन्यथा मैं। क्या यह वास्तव में लू वू था जो उसे खुद ही कमरे में वापस ले गया था? तू वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि बहुत डरा हुआ था। उसे लगा कि लू वू जिया उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, जैसे तुम्हें कैंडी दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति का ऐसा करने का उद्देश्य क्या था। अगर उसे पहले हुआ नघे के भोज में पता होता तो वह फूलों के बगीचे में नहीं जाती, भले ही उसकी मौत हो जाती। तू वो ने मन ही मन विलाप किया, लेकिन काई लैम के चिंतित चेहरे को देखकर उसने अपना मनोबल बढ़ाया और जल्दी से आश्वस्त किया, चिंता मत करो, चिंता मत करो, वह बस मेरा एक दोस्त है जो दवा देने आया है। सी वू ने लू वू परिवार की पहचान को नजरअंदाज किया। जीलिन बदकिस्मत था कि वह भावुक हो गया और उस व्यक्ति से भिड़ गया, तभी उसे नुकसान होगा। दोस्त? वह कैसा दोस्त है? जीलिन को इतनी आसानी से कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है? उसने गुस्से में आलोचना की। वह रवैया, वह हरकत, उसने मुझे खून की उल्टी करवा दी और उसने अपने हाथ और पैर भी इस्तेमाल किए। सी वू, यह सही है। जीलिन की बातें सुनकर उसे अचानक थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। इससे पहले कि सी वू उसे शांत होने की सलाह दे पाता, जीलिन ने देखा उसकी आंखें चमक रही थी। उसका भाव बेहद गंभीर था। उसने अपनी आवाज कम की और पूछा, मुझे बताओ, वह व्यक्ति तुम्हारा पीछा करने की कोशिश कर रहा है? खांसी खांसी। सी वू का गला उसके शब्दों से भर गया। पहले तो उसे खून की उल्टी होने जैसा महसूस हुआ। नहीं, यह बहुत डरावना है। जीलिन ऐसा कैसे सोच सकता है? उसका पीछा करो? वह मनोरोगी स्पष्टता उसे चिढ़ाना और धमकाना चाहता था। बच्चों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तूवो ने आह भरी और काई लैम के सिर पर थपथपाया। जब वह आश्वस्त नहीं था और कई कारण बताना चाहता था, तभी थाम दुएत नाश्ता लेकर आया। तूवो ने जल्दी से एक केकड़ा पकौड़ी उठाई और उसे काई लैम के मुंह में ठूंस दिया, जिससे उसका मुंह बंद हो गया जो कुछ बुरा कहने वाला था। मैं उस व्यक्ति के करीब नहीं हूँ। अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सी वू ने मना लिया। नाश्ता कर लो, हम थोड़ी देर में सेट पर आ जाएंगे। ठीक है, जीलिन बहन, मेरी जीभ जल गई है। युवा मास्टर जी को मनाने के बहुत प्रयास के बाद, जो सुबह सुबह ही गुस्से में थे, सी वू ने उन्हें वापस उनके कमरे में भेज दिया और फिर शेन यू के साथ फिल्मांकन सेट पर चले गए। आज का प्रदर्शन मुख्य रूप से जू किंगवान के साथ मिलकर शाही राजवंश के नष्ट होने से पहले के दृश्य को फिल्माने के लिए था। उन दोनों ने बहनों की जोड़ी की भूमिका निभाई, जो दिखने और दिल दोनों में अच्छे संबंध नहीं रखती थी। तू वो को हुआ थान उयेन की अभिव्यक्ति याद आ गई और उसे सिरदर्द होने लगा। अगर उसे वाकई कोई समस्या थी, तो उसे क्या करना चाहिए?
यह उलझन तब तक जारी रही जब तक मेकअप आर्टिस्ट ने तू वू का मेकअप खत्म नहीं कर दिया। काई लैम जैसे मशहूर सितारों को छोड़कर उसके जैसे छोटे अभिनेता सभी एक ही मेकअप आर्टिस्ट का इस्तेमाल करते थे। तू वो बहुत जल्दी आ गई और जब उसने अपने कपड़े बदले तभी जू किंग वान धीरे धीरे देर से आई। शायद इसलिए कि उसके दिल में संदेह था। तू वो को हमेशा जू किंग वान को देखते हुए कुछ गड़बड़ महसूस होती थी। उपन्यास में जू किंग वान एक नंगी देवी थी जिसका मेकअप बहुत कम था। जब उन्होंने पहली बार मनोरंजन उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने बहुत सावधानी से काम किया। बाद में जब उनकी मुलाकात काई लैम से हुई तो वे इस लड़की की पवित्रता से आकर्षित हुए और तब से उन्होंने कई बार उसकी मदद की है। यह कहा जा सकता है कि जब वह नई नवेली थी तब उसे कम आंका गया था और उसके बाद उसका रास्ता बेहद आसान रहा, लगभग कोई घोटाला नहीं हुआ। हालांकि हुआ किंगयुआन के अब घुंघराले बाल, बेहतरीन मेकअप था और वह बिना किसी झिझक के स्टाफ के सदस्यों का विनम्रता से अभिवादन करती थी। सी वू ने ध्यान से देखा, उसे लगा कि यह व्यक्ति कोई नौसिखिया नहीं है, कोई लड़की नहीं है जो कुछ भी नहीं समझती, बल्कि एक अनुभवी महिला है। शायद सी वू की निगाहें बहुत लंबी थी। जू किंग वान ने तुरंत ध्यान दिया, अपना पैर उठाया और आगे बढ़ी। तुम जल्दी आ गई, है ना? जू किंग वान के सहायक ने भोजन के बड़े और छोटे बैग उठाए। उसने पलक झपकाई और सहायक ने तुरंत स्टूडियो में कर्मचारियों को भोजन वितरित किया। हुआ किंगयुआन ने जोर से कहा, मैं तुम्हें दावत दूंगी। फिर उसने अपना सिर घुमाकर सीयू की तरफ देखा। कुछ दृश्यों की शूटिंग खत्म होने के बाद तुम्हें भी अपना पेट भरने के लिए कुछ खाना चाहिए, ठीक है? हुआ किंगयुआन ने हंसते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत स्वाभाविक थी, जैसे कि वह और सीयू कई सालों से अच्छे दोस्त थे। मैंने पहले ही खा लिया है, कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी जी लिन ने उसे 2 और केकड़े के पकौड़े खाने के लिए मजबूर किया और वह अभी भी भरी हुई थी। जू किंगयुआन ने अपना सिर झुकाकर सी वू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज हम साथ मिलकर अच्छा समय बिताएंगे। उसके जाने के बाद शेन यू झुकी और सी वू के कान में फुसफुसाया, बहन सी वू, वह यहाँ क्या कर रही है? सहायक पूरी तरह से सी वू के बारे में जानती थी और उसे भी लगा कि जू किंगयुआन थोड़ी अजीब है, लेकिन वह इसे जोर से नहीं कह सकती थी, इसलिए वह केवल फुसफुसा कर कह सकती थी, सौभाग्य से आपने केवल पहले कुछ दृश्यों के लिए उसके साथ अभिनय किया। सी वो हंसे बिना नहीं रह सकी, लेकिन बहुत जल्दी वह हंस नहीं पाई। पहले दृश्य में तू वो ने राजकुमारी वान हुआ की भूमिका निभाई। उसके कमजोर शरीर के कारण महल के सभी राजकुमारों और राजकुमारियों ने उसे तंग किया। उनमें से एक ने तो उसे झील में भी धकेल दिया। बाद में हुआ थान उयेन का किरदार वान मोंग उन बच्चों को अनुशासित करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन यून मिंग ने यूनहे को झील से बाहर निकालने के लिए किसी को नहीं बुलाया, बल्कि झील के किनारे पर उदासीनता से खड़ी रही, यूनहे की कमजोरी का मजाक उड़ाती रही। तुम एक शाही राजकुमारी हो, वो आम लोग नहीं जो धमकाए जाने पर लड़ने की हिम्मत नहीं करते। क्या तुम इस उपाधि के योग्य हो? जू किंग वान की महल की पोशाक सी वू की तुलना में और भी शानदार और उत्तम थी। वह झील के किनारे ऊंची और शक्तिशाली खड़ी थी, झील में भीगती हुई कांपती हुई छोटी लड़की को देख रही थी। उसकी आंखें अवमानना और उपहास से भरी हुई थी। सी वू को वास्तव में अभी अभी झील में धकेला गया था। बेशक पानी गहरा नहीं था, खड़े होने पर सिर्फ उसकी कमर तक ही पानी पहुंच पाता था। इसके अलावा अब गर्मी का मौसम था, इसलिए अगर वह लंबे समय तक पानी में रहती तो भी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वह सामान्य लोगों के लिए था। लेकिन सी वू जैसे लंबे समय से बीमार व्यक्ति के लिए ठंडे पानी में नहाना यातना से अलग नहीं था।
वह अभी अभी आई थी। बेशक उसने स्टंट डबल को बुलाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपने होंठ काटे और इसे सहन किया। आखिरकार पानी में दृश्य बहुत छोटा था। वह बाहर आने से पहले केवल जू किंगयुआन के बोलने का इंतजार कर सकती थी। लेकिन जू किंगयुआन ने किसी तरह कई बार गलत अभिनय किया। निर्देशक लियांग ने कट चिल्लाया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जू किंगयुआन, तुम्हें क्या हो गया है? जू किंगयुआन ने निर्देशक लियांग को बड़ी शर्मिंदगी से देखते हुए रुककर कहा, मुझे खेद है निर्देशक लियांग, मुझे बस ऐसा लगता है। यूनमिंग को लगता है कि वह यूनहे पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल रही है। यूनमिंग एक ऐसी शख्सियत है जो प्यार और नफरत करने की हिम्मत रखती है और थोड़ी शातिर और लापरवाह भी है। अगर वह यहाँ खड़ी होकर यूनहे को डांटती है तो मुझे लगता है कि यह उसके चरित्र को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिल्मांकन के दौरान कुछ अभिनेता ऐसे थे जो मौके पर दिखावा करना पसंद करते थे, भूमिका की अपनी समझ के आधार पर कुछ संवाद और हरकतें जोड़ते थे। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह एक हाइलाइट बन जाएगा। लेकिन उसे सुनने के लिए, लेकिन एक वफादार प्रशंसक के रूप में, वह वास्तव में चिंतित थी कि सीयू का शरीर इसे लेने में सक्षम नहीं होगा। इस समय जू किंगयुआन ने अपनी सामान्य पंक्तियां कहना समाप्त कर दिया, लेकिन किसी तरह अचानक सीयू को देखा और कहा, मैंने तुम्हें आधे दिन तक डांटा और तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये पंक्तियां स्क्रिप्ट में नहीं थी। सीवू दंग रह गई, लेकिन निर्देशक ने रुकने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए उसे अभिनय जारी रखना था। इसलिए उसने यूनहे के व्यक्तित्व का अनुसरण किया और चुप रही। जू किंगवान ने उसे देखा और ठंडी हंसी में कहा, एक मिट्टी की मूर्ति में भी कुछ भाव होते हैं, लेकिन तुम कमाल की हो। हमारे पिता एक ही हैं। तुम इतनी कमजोर और अक्षम क्यों हो? तुम वास्तव में शाही वंश को गंदा कर रही हो। बोलने के बाद जू किंगवान नीचे बैठ गई, सी वू के कंधे को दबाया और अचानक उसे पानी में दबा दिया। जब यह ऐसा है तो अब जीने का क्या मतलब है? सी वू वास्तव में नहीं जानती थी कि जू किंगवान के पास यह चाल है। उसका शरीर सामान्य लड़कियों की तुलना में बहुत कमजोर था और जब जू किंगयुआन ने उसे पानी में धकेला तो वह पूरी तरह से असहाय थी। सौभाग्य से जू किंगयुआन को याद आया कि यह एक फिल्म थी। 2 सेकंड के लिए सी वू के पानी में डूबने के बाद उसने तुरंत उसे पानी से बाहर खींच लिया। जू किंगयुआन की हरकतें बहुत तेज थी और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने सी वू के कंधों को छोड़ दिया। निर्देशक लियांग ने हांफते हुए अपना मुंह खोला, यह नहीं जानते हुए कि रुकना है या नहीं। जू किंगवान को देखते हुए वह उचित तरीका जानता था, इसके अलावा वे दोनों अभी भी जारी रख सकते थे। वह इस दृश्य को मिस नहीं करना चाहता था। इस झिझक के कारण जू किंगवान ने स्थिति का और भी अधिक फायदा उठाया। तुम्हारी तरफ देखो। उसकी आंखों ने सी वू की दयनीय और हांफती हुई उपस्थिति को तिरस्कार से देखा। अहंकार से अपना सिर उठाकर कहा, अगर मैं राजकुमारी की उपाधि खो देती हूँ तो तुम जैसी कोई व्यक्ति केवल दासी या नौकरानी बनने के योग्य है। सी वू ने सांस लेने के लिए संघर्ष किया। जो किंगवान की आंखों में व्यंग्य का एक निशान देखने के लिए अपना सिर उठाया, तुरंत समझ गई, यह व्यक्ति, उसने जानबूझकर ऐसा किया, जानबूझकर उसे पानी में डुबोया। यह संभव है कि पिछली बार जब वह स्क्रिप्ट भूल गई थी तो वह भी जानबूझकर थी। इस पर विचार करने के बाद उसके दिल में गुस्सा दबा नहीं सका। तू वो को नहीं पता कि उसने कब हुआ थान उयेन को नाराज कर दिया, यहाँ तक कि फिल्मांकन के दौरान भी वह उसे धमकाना चाहती है। दृश्य अभी भी चल रहा था। यह तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक उसने इसे रोकने के लिए नहीं कहा। सीयू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी निगाहें गहरी हो गईं। अगर हुआ किंगवान भूमिका निभाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी
तो वह कर सकती थी। फिर उसे विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। समारोह खत्म हो गया था। तू ने वान हुआ के व्यक्तित्व के बारे में सोचा। वह सबसे घमंडी राजकुमारी थी। उसका देश बर्बाद हो गया था। उसके परिवार को त्याग दिया गया था। उसने अपने जीवन का उपयोग अपनी आखिरी गरिमा की रक्षा के लिए किया। अंत में देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ऐसा कोई कैसे वास्तव में कमजोर, वास्तव में अक्षम हो सकता है? वह बस लड़ने के बारे में नहीं सोचती थी। लड़ना नहीं चाहती थी। दिखावा नहीं कर सकती थी। लड़ नहीं सकती थी। सहती रही और फिर फट पड़ी। जो किंगयुआन अभी भी इंतजार कर रही थी किसी वो क्या करने जा रही है। निर्देशक का रुकने के लिए न कहना उसके अभिनय कौशल की पुष्टि थी। अगर सी वो अभिनय जारी नहीं रखती तो सारी गलतियां उसी पर होंगी। लेकिन इस समय उसने अचानक देखा कि सी वो ने अपना सिर उठाया। अपने चेहरे पर आंसू पोंछे। उन जेठ काली आंखों में ठंडक ने जू किंगयुआन को स्तब्ध कर दिया। जब उसने करीब से देखा तो उन आंखों में पहले की तरह केवल मौत की आभा बनी हुई थी, जैसे कि अभी अभी सिर्फ एक भ्रम था। यूनमिंग, तू ने अचानक अपना मुंह खोला। हुआ थान उयेन ने सहजता से उत्तर दिया। फिर महसूस किया कि कोई उसके पैर खींच रहा है। वह झील के किनारे पर खड़ी थी। जमीन भी बेहद फिसलन भरी थी। थोड़ा संतुलन खो दिया और पानी में गिर गई। आह! घबराहट में हुआ किंगवान ने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए किसी चीज को पकड़ना चाहा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था और उसका पूरा शरीर पानी में डूब गया। अपने पैरों के सीधे खड़े होने का इंतजार करते हुए उसने गुस्से में अपना सिर घुमाया और देखा कि वो उसके पानी में गिरने का फायदा उठाकर ऊपर चढ़ रहा है। वो का पूरा शरीर भीग चुका था, बेहद दयनीय। उसका शरीर ठीक नहीं था। उसके गीले कपड़े कांप रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पीठ सीधी करने की पूरी कोशिश की। वह कभी इतनी साहसी नहीं थी। अपनी पसंदीदा छोटी बहन को पानी में खींचना और यहाँ तक कि पहले किनारे पर चढ़ना। उसे हमेशा धमकाया जाता था, ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए जब उन लोगों ने उसे अपना सिर नीचे करते देखा तो उन्हें लगा कि उसकी रीढ़ टेढ़ी है। दो लोगों की स्थिति बदल गई थी। सी वू ने जू किंगवान की गुस्से भरी निगाहों को देखा। यूं है के चरित्र के बारे में सोचते हुए उसका अभिमान हमेशा अंधेरे में छिपा रहता था। एक पल में सी वू ने एक खोई हुई राजकुमारी के अहंकार को छू लिया। उसकी आवाज हमेशा की तरह नरम थी, जो जू किंगवान से कह रही थी, जो अभी भी झील में भीग रही थी। अगर सभी राजकुमारियां इस छोटी बहन की तरह हैं, तो मेरे गुलाम होने में क्या गलत है? अध्याय 22। कट। बहुत अच्छा। आप दोनों ने बहुत अच्छा अभिनय किया। सी वू के उस वाक्य को समाप्त करने की प्रतीक्षा करते हुए निर्देशक लियांग बेहद उत्साहित थे और चिल्लाकर बोले, रुको। पिछले भाग को छोड़कर सब कुछ स्क्रिप्ट के अनुसार हुआ। उस क्षण से जब जू किंगवान ने अचानक सी वू को पानी में धकेल दिया, फिर सी वू की बारी थी कि वह उसे पानी में खींचे। यह सब उन दोनों का गाना और नृत्य था, लेकिन निर्देशक लियांग जितना अधिक देखते थे उतना ही खुश महसूस करते थे। उनके हाथ लगातार उनकी जांघों पर थपथपाते रहते थे। यह सही है। उन्हें शुरू में लगा कि मूल स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ है। वह यह था कि यूनहे का रवैया बहुत तेजी से बदल गया था। उसने मूल रूप से महल में सभी चिढ़ाने और धमकाने को सहन किया। इसे दिखाने का बिल्कुल साहस नहीं किया, लेकिन दुश्मन का सामना करते समय वह दृढ़ और अडिग थी। यह वाकई बहुत उलझन भरा है। हालांकि अभी अभी तू का प्रदर्शन देखने के बाद सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा दिया गया। यूनहे कायर नहीं थी। वह बस बहस नहीं करना चाहती थी। अंदर ही अंदर उसके अंदर अभी भी गर्व था। यही कारण है कि जब यूनमिंग को संदेह हुआ कि वह राजकुमारी की उपाधि के योग्य नहीं है, तो यूनहे ने इस तरह पलटवार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्देशक लियांग को लगा कि सी वू की अनुकूलन क्षमता बहुत अच्छी थी।
जू किंग वान ने अचानक स्क्रिप्ट बदल दी, लेकिन पलक झपकते ही वह भूमिका में ढल गई, यहाँ तक कि यूनहे के चरित्र को भी निखार दिया। निर्देशक लोंग जितने संवेदनशील युवा अभिनेता दुर्लभ हैं। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उतना ही वह तुबु से संतुष्ट होता जाता। यह लड़की एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे पोषित करने की जरूरत है। निर्देशक लियांग ने अभी अभी दृश्य देखा और कर्मचारियों से कहा, यह हिस्सा बहुत अच्छा है, इसे रख लो। बहन तुवु, जल्दी से, मैं तुम्हारे गीले कपड़े बदलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। निर्देशक ने जैसे ही कट कहा, थैम दुएत, जो किनारे पर खड़ा था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था, दौड़ कर आया। लेकिन जब वह भाग कर आई, तो उसे जू किंगयुआन के सहायक ने किनारे कर दिया। सहायक झील के किनारे भागा, जू किंगयुआन को ऊपर खींचा, जो अभी भी पानी में भीगी हुई थी। फिर तैयार सूती कोट लिया और उसे पहना दिया। उसके चेहरे पर पानी के दाग पोंछने के लिए एक तौलिया लिया और उसकी बहुत अच्छी देखभाल की। जू किंगयुआन का शरीर सीयू की तुलना में कई गुना मजबूत था। वह पानी में सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय के लिए थी, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर निकली, उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया, ठंड लगने का नाटक करते हुए। उसके बालों से टपकती पानी की बूंदें थोड़ी शांत और मनमोहक लग रही थी। निर्देशक लियांग, ऐसा लगता है कि अभी मेरी भूमिका में थोड़ी आग की कमी थी। मुझे सच में खेद है। अगर संभव हो, तो क्या हम इसे फिर से कर सकते हैं? जू किंगवान की आवाज ने धीरे से सुझाव दिया। अप्रत्याशित रूप से निर्देशक लियांग ने तुरंत अपना सिर हिलाया और मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों ने अभी बहुत अच्छा अभिनय किया है। यह सुनकर जू किंगवान के होठों पर मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई और उसने अनजाने में अपना निचला होंठ काट लिया। सहायक बहुत चौकस था। यह देखकर कि जू किंगवान ने कुछ नहीं कहा, उसने जल्दी से निर्देशक लियांग का अभिवादन किया और उसे ब्रेक रूम में ले जाने में मदद की। इस समय शेन यू पहले से ही सी वू के पास भाग गई थी। वह जानती थी कि सी वू का शरीर कमजोर था और आने से पहले ही उसने सब कुछ तैयार कर लिया था। सी वू के चारों ओर एक तौलिया लपेटने के बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह व्यक्ति वास्तव में महान है। सी वू 10 मिनट से अधिक समय तक पानी के नीचे रही है और उसने एक बार भी शिकायत नहीं की है। वह अभी भी अभिनय कर रही है। वह फिर से अभिनय करना चाहती है। क्या उसे अभिनय की लत है या क्या? शेन यू ने भी आग्रह किया, बहन सी वू, चलो जल्दी से अपने कपड़े बदलते हैं। सी वू जल्दी में नहीं थी। उसने निर्देशक लियांग को देखा और पूछा, निर्देशक लियांग, अगला दृश्य? निर्देशक लियांग ने अपना हाथ हिलाया, अगला दृश्य विद्रोहियों के साथ फिल्माया जाएगा। आप अपने कमरे में वापस जाएं और पहले आराम करें। जब यह दृश्य समाप्त हो जाए, तो आपकी बारी होगी। सर्दी न लग जाए। सी वो मुस्कुराई और निर्देशक लियांग को देखा और धन्यवाद के 2 शब्द कहे। हालांकि उसका रंग वास्तव में पीला था, उसकी मुस्कान थोड़ी कमजोर थी। इस अजीब सुंदरता ने उसके चारों ओर सभी की आंखों को चमका दिया। क्योंकि सी वू की भूमिका केवल एक सहायक चरित्र थी, जो शुरुआत में हर 2 मिनट में दिखाई देती थी, निर्देशक लियांग ने उससे कोई बड़ी मांग नहीं की थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तू वो की अभिव्यक्ति उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे होगी। कैसा अप्रत्याशित आश्चर्य! इसलिए निर्देशक लियांग का रवैया उसके प्रति थोड़ा नरम था। निर्देशक लियांग हुआथान उयेन को भी थोड़ा नापसंद करते थे। जब उन्होंने स्क्रिप्ट बदलने के लिए कहा तो उन्होंने वास्तव में उनकी सराहना की। वह रूढ़िवादी किस्म के व्यक्ति नहीं है और बदलाव से इनकार करते हैं। फिल्मांकन के दौरान स्क्रिप्ट में कुछ जोड़ना सामान्य बात है, लेकिन आखिरी प्रदर्शन में निर्देशक लियांग को लगा कि तू वो और भी बेहतरीन था।
इतना ही नहीं, जू किंगयुआन ने शूटिंग खत्म की और जल्दी से आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आई। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि उसने सेट पर कितनी पीड़ा सहन की होगी। उस लड़की का शरीर ठीक नहीं था और उसे इतनी जल्दी भी नहीं थी। तो जू किंगयुआन को इतनी जल्दी किस बात की थी? निर्देशक लियांग ने झूला। जू किंगयुआन की अपनी अच्छी छाप धीरे धीरे लुप्त होती है। उस व्यक्ति को छेड़खानी करते हुए देखने के लिए उसने जू किंगयुआन की आंखों को देखा। सीयू को पता था कि उसने इसे उद्देश्य से किया है, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि दुर्भावना कहाँ से आई है। एक दूसरे को लात मारते हुए शेन यू ने चिल्लाया, चारों ओर देखा, फिर सी वू के पास गया और धीमी आवाज में कहा, बहन सी वू, मैं अभी वापस मुड़ा हूँ, क्या मुझे जरूरत है? सी वू शेन यू की त्वरित बुद्धि से आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं है। शेन यू थोड़ा अनिच्छुक था। क्यों? हमें दूसरों को यह बताना होगा कि हुआ थान उयन किस तरह का व्यक्ति है। आप, भले ही यह वीडियो पोस्ट किया गया हो, इससे क्या साबित होता है? इस दृश्य को निर्देशक ने बिना किसी समस्या के मंजूरी दे दी थी और यह मुख्य दृश्य भी था, लेकिन फिल्मांकन शुरू होते ही यह लीक हो गया। क्या आपको लगता है कि चालक दल यह पता लगाने में सक्षम नहीं होगा कि यह अजीब होगा अगर हम तब तक फायर नहीं किए गए थे? उनमें से चुपचाप पीछे के दरवाजे के माध्यम से फिसल गया। काले रंग के पुरुषों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम्हें सर्दी लगने का खतरा है। 5वें मास्टर ने हमें तुम्हारा ख्याल रखने का आदेश दिया है। तुम कार में बैठकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? बहन चौथी, सी वू। काले कपड़े पहने ये सभी लोग खून से लथपथ होकर बाहर आए। उनकी आभा आम लोगों से अलग थी। दूसरों को डराने से बचना मुश्किल था। शेन यू ने डरते हुए सी वू के कपड़ों का कोना पकड़ लिया। सी वू ने शेन यू को थपथपाया, उसे आराम करने का संकेत दिया, फिर समूह की ओर देखा और कहा, परेशानी के लिए क्षमा करें। मेरी ओर से 5वें मास्टर को धन्यवाद। मना करना निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे पहले ही 5वें मास्टर का उल्लेख कर चुके थे। सी वू को यकीन था कि अगर उसने नहीं कहने की हिम्मत की तो उसे सहमत कराने के निश्चित रूप से 100 से अधिक तरीके होंगे, क्योंकि ऐसा ही था। उनकी इच्छाओं का पालन करना बेहतर होगा। लोगों के समूह ने 2 लोगों को कार में ले जाया। कार का इंटीरियर बेहद आलीशान था। पैरों के नीचे मुलायम कालीन बिछा हुआ था और बीच में एक छोटी सी मेज रखी हुई थी, जिस पर अदरक वाली चाय और ढेर सारे स्नैक्स रखे हुए थे। 5वें मास्टर ने कहा कि हमने आपको समय पर दवा लेने की याद दिलाई है। नेता ने एक गोली निकाली और मेज पर रख दी। कार में उन दोनों के बैठने का इंतजार करते हुए वे चुपचाप दूर कोने में चले गए, ताकि उन दोनों के लिए जगह बनी रहे। अगर आपको कोई जरूरत हो तो हमें फोन करें। दरअसल एक बात है, तुवु को अचानक अपनी शंकाएं याद आ गईं। उसने आंखें सिकोड़ ली। अगर हाथ में हथियार था तो वह उसका इस्तेमाल कैसे नहीं कर सकता था? इसे मानसिक क्षति की भरपाई समझिए। उसने नेता की ओर देखा और कहा, क्या आप हुआ किंग वान नामक व्यक्ति की जांच करने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं उसके मनोरंजन उद्योग में आने से पहले से लेकर अब तक की हर बात जानना चाहती हूँ। दूसरा व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए सिर हिलाया। कृपया एक पल रुकें, मैं जांच के लिए किसी को बुलाता हूँ। 5वें मास्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, नेता मुस्कुराया। 5वें मास्टर ने हमें मिस झो की रक्षा के लिए भेजा है। बेशक हमें आपकी सभी जरूरतें पूरी करनी होंगी। शेन यू चुपचाप बगल से सुन रही थी, लोगों के समूह के जाने का इंतजार कर रही थी। वह मदद नहीं कर सकी और उत्सुकता से पूछ बैठी, सिस्टर सी वू, वे कौन हैं? वे थोड़े डरावने लग रहे हैं। उन्हें मत छुओ, तुवु ने सहजता से कहा, अंदर से थोड़ा असहज महसूस करते हुए।
उसे अच्छी तरह याद था कि 5वें मास्टर लू ने कहा था कि उसके लिए कोई छोड़ दो, लेकिन उसने पहले कभी उनकी एक भी परछाई नहीं देखी थी और सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक था। लेकिन किसने सोचा होगा कि काले कपड़े पहने वे लोग फिल्म क्रू तक उनका पीछा करेंगे। सीवू इतनी डरी हुई थी कि उसे अपनी पीठ पर ठंडे पसीने की एक परत महसूस हुई। छठे मास्टर के हाथ और पैर वास्तव में लंबे थे और उस मनोरोगी को नहीं पता था कि कितने लोग उसे घूर रहे थे। सीवू की भावनाएं बेहद जटिल थी क्योंकि उसने अपनी कलाई पर बौद्ध मोतियों को छुआ था। यह कुछ ऐसा था जिसे 5वें मास्टर लू ने उसे पहनने के लिए मजबूर किया था। जिसके बारे में बात करते हुए यह अजीब था। कंगन का शांत प्रभाव लग रहा था, इसलिए उसका इसे उतारने का कोई इरादा नहीं था। अब पीछे मुड़कर सोचने पर बौद्ध मोतियों की यह माला तुरंत एक गर्म आलू की तरह महसूस हुई। शेन यू ने सी वू की परेशान और उदास उपस्थिति को बगल से देखा, चुपके से अपनी लार निगल ली। उसकी भौहों वाली सुंदरता वास्तव में सुंदर थी। बस इतना ही कि उसका जी लिन के साथ कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उसकी रक्षा करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति था। क्या उसका दर्जा बहुत ऊंचा था? जबकि शेन यू अभी भी सी वू की पृष्ठभूमि का अनुमान लगा रही थी। कोई व्यक्ति निर्देशक लियांग कियान के पास भागा, उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और निर्देशक लियांग के चेहरे के भाव तुरंत बहुत बदल गए। आपने क्या कहा? जी कॉरपोरेशन ने निवेश रद्द करने की धमकी दी। अध्याय 23। किसी फिल्म क्रू के लिए निवेश रद्द करना एक बड़ी बात है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो फिल्मांकन स्थगित करना पड़ेगा। निर्देशक लियांग के चेहरे पर गंभीरता छा गई जब उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या हुआ? जी शी ने बिना कुछ कहे निवेश को रद्द क्यों करना चाहा? उस व्यक्ति के चेहरे पर पीड़ा थी और उसने निर्देशक लियांग के कान में फुसफुसाया, बात यह है कि वे झोउ सियू को बदलना चाहते हैं। झोउ सियू? यह फिर से वही है। निर्देशक लियांग को तुरंत याद आया कि पिछले दिनों प्रायोजक वांग डोंग ने भी कहा था कि वह सियू का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि जी लिन आगे आई, निर्देशक लियांग ने उसे उपयोग करने के लिए सुरक्षित और साहसी महसूस किया। क्या जी लिन को इस बारे में पता है? क्या यह उसका विचार है? निर्देशक लियांग ने कभी नहीं सोचा था कि सियू जैसी मॉडल के रूप में शुरुआत करने वाली एक छोटी अभिनेत्री निवेश रद्दीकरण की 2 लहरों का कारण बनेगी। वह यह नहीं समझ पाया कि काई लैम काई परिवार का युवा मालिक था जिसे काई परिवार का प्रतिनिधि माना जाता था। अगर काई लैम ने तुवु को फिल्म क्रू में शामिल होने की अनुमति देने के लिए सहमति में सिर हिलाया, तो काई परिवार को आपत्ति क्यों होगी? आदमी ने अपना सिर हिलाया। निर्देशक लियांग, मैं भी इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। मैंने भाई जी को स्टूडियो में आने के लिए बुलाया है, लेकिन क्या आप पहले झोउ सियू को बताना चाहते हैं? इस समय सियू कार में आराम कर रही थी। दवा लेने के बाद उसे थोड़ी नींद आ रही थी। कार में एयर कंडीशन को उपयुक्त तापमान पर सेट किया गया था। प्रत्येक गर्म हवा ने पानी में डूबे तुवु के शरीर पर लगी सारी ठंडी हवा को दूर धकेल दिया। यह देखकर कि वह आंखें बंद करके सोने वाली थी, थम दुयेत ने जल्दी से उसे कंबल से ढक दिया और उसके माथे को छूने की कोशिश की। एक बार कोशिश करने के बाद थम दुयेत ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। सीवू का माथा बहुत गर्म था। क्या यह हो सकता है कि उसे बुखार हो? पीछे मुड़कर देखें तो यह अजीब नहीं था। सीवू की छवि बीमार रहने की थी। एक सहायक के रूप में शेन यू ने उसे खून थूकते हुए देखा, जैसे कि वह दिन में 3 बार खाना खा रही हो। बस थोड़ा सा संपर्क उसके शरीर पर 1 सप्ताह के लिए निशान छोड़ देता था। उसे इतनी बार देखना परिचित हो गया था। सीवू अभी इतने लंबे समय से पानी में थी। हालांकि गर्मी थी, तालाब का पानी अभी भी बहुत ठंडा था। उसका शरीर कमजोर था।
सर्दी लगना और बुखार आना एक बहुत ही सामान्य बात थी। सौभाग्य से शेन यू अपने साथ दवा लाई थी। जल्दी से कुछ बुखार कम करने वाली दवा ढूंढी और सी वू को जगाया और उसे दवा लेने के लिए कहा। तुम कब से सो रही हो? सी वू ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। आज्ञाकारी ढंग से गोली निगल ली। उसकी आंखों के नीचे भ्रम भरा हुआ था। पानी की झिलमिलाती लहरें दूसरों के दिलों पर कंपन कर रही थी। थम दुयत उसके पास था और लगभग खुद को रोक नहीं पाया और अपने दिल को ढककर चिल्लाने लगा, हे भगवान, इस तरह बीमार होना और भी खूबसूरत है। थम दुयत ने क्षमा प्रार्थी भाव से सोचा। वह तुवो को उसकी बीमारी से उबरने देने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। बहन तुवो, अभी भी बहुत समय है, तुम्हें सोते रहना चाहिए। यह देखते हुए किसी वो खड़े होना चाहता था। शेन यू जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए बाहर पहुंचे और सलाह दी, आपको बुखार है। मैं निर्देशक लियांग को बताऊंगा ताकि आप होटल में वापस जा सकें और आराम कर सकें। निर्देशक लियांग मेरी तलाश कर रहे हैं? उसने पूछा। वे दोनों आधे मिनट तक वहीं खड़े रहे। फिर कोई आया और सी वू को एक बड़े लाउंज में आमंत्रित किया। डायरेक्टर लियांग अंदर जी लिन के साथ बैठे थे। जी लिन को देखकर सी वू दंग रह गई, क्योंकि जी लिन के चेहरे पर जो भाव थे वे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उदास, मानो कोई तूफान आने वाला हो, बिल्कुल उस मूर्ख किशोरी से अलग जिसे वह पहले जानती थी। डायरेक्टर लियांग ने किसी से शेन यू को बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जब तक कि कमरे में केवल वे तीनों ही न रह जाएं। उसके बाद उन्होंने सी वू को धीरे से बैठने के लिए आमंत्रित किया। सी वू को बुखार था, उसका सिर थोड़ा भारी था और उसके पैर थोड़े हल्के थे। बैठने पर उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। वह लगभग सोफे पर गिर रही थी। सौभाग्य से उसने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया ताकि उसका चेहरा न गिरे। डायरेक्टर लियांग, इतनी जल्दी क्या है? सी वू ने अपना संयम वापस पाया, बिना अपने भाव बदले जी लिन को देखा। यह वास्तव में दुर्लभ था। जब वह दरवाजे में प्रवेश करती थी तो जी लिन की आंखें हमेशा की तरह नहीं थी। जब वह उसे देखता था तो चमकती थी, लेकिन इसके बजाय वह फर्श पर देखता था, अनुपस्थित मन से। यह नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। सी वू मैं बस स्पष्ट रूप से पता लगाना चाहता हूँ, क्या आपके और जियांग चेंग के जी परिवार के बीच कभी कोई संघर्ष हुआ है? लियांग दाओ ने पूछा। जी परिवार? तू वो समझ गई, उसने विनम्रता से कहा। निर्देशक लोंग, कृपया खुलकर बोलें। तो मैं खुलकर बोलूंगी। निर्देशक लियांग ने अपने हाथों को शर्मिंदगी में रगड़ दिया। जी परिवार ने अचानक कहा कि वे निवेश को रद्द करने पर विचार करना चाहते हैं। बेशक इस मामले को पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन आपको पीड़ित करना होगा। मैंने जी लिन से भी पूछा है, उन्होंने कहा कि यह नहीं है कि आप अपने सिर को उड़ा रहे हैं। मैं लिन की आवाज, यह ऐसा था जैसे वह नहीं जानता था कि इसे कैसे साबित किया जाए। वह केवल अतिशयोक्ति कर सकता है और दोहरा सकता है। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मुझे बस इस बारे में पता चला। मैं पहले से ही उन लोगों से सवाल करने के लिए गया था। मैं आपको फिल्म चालक दल को छोड़ने के बारे में नहीं बताऊंगा। एक तरफ उन्होंने अपने दिमाग को सी यू को आराम देने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए रैक किया, दूसरी ओर वह दुखी था और अपनी मासूमियत को साबित करना चाहता था। डरता था कि सी यू इस मामले के कारण गलत समझेगा। उनके साथ, मुझे लगता है कि उन्होंने के परिवार को निवेश रद्द करने का आदेश दिया था। कुछ देर बात करने के बाद उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। आखिरकार टूवू की चौकस निगाहों के सामने काई लैम की बोलने की रफ्तार भी धीमी हो गई। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। बड़ी मुश्किल से वह अपने कठोर दांतों से एक वाक्य बोल पाया, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टूवू कुछ देर तक उसे देखता रहा,
ब्रेक रूम में केवल सन्नाटा था, कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं बोला। काफी देर बाद तू वो अचानक हंसा और धीरे से अपना मुंह खोला। चूंकि तुमने मुझे बहन कहा है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा भरोसा दे सकता हूँ। काई लैम ने तुरंत खुशी दिखाई, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। ग्लत। तूवू के इस वाक्य का दूसरा अर्थ भी लगता है। इससे पहले जी लिन ने अपनी बहन को बुलाया था। यह सिर्फ एक छोटा व्यक्ति था जो एक बड़े व्यक्ति को संबोधित कर रहा था। इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन सीवू ने ऐसा कहा, क्या यह हो सकता है? जी लिन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में एक अनुमान घूम रहा था, लेकिन वह इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अकेला व्यक्ति नहीं था जो इस खून के रिश्ते से सहमत था? वो वास्तव में अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता था। लेकिन तू ने उसे आश्चर्य करने का मौका नहीं दिया और आगे कहा, लेकिन मुझे इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। काई लैम ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, बहन, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यह किसने किया। वो बहुत शांत थी, जैसे कि वह कोई दूसरी कहानी सुना रही हो। मैडम काई ने मुझे बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। वह तुम्हारी माँ है, तुम निश्चित रूप से उसके खिलाफ नहीं जाओगे, है न? मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए यह इसके लायक नहीं है। काई लैम अवाक रह गई। उसकी माँ ने कभी तूवू को खोजा? तो फिर उसे क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें अपनी जैविक बेटी मिल गई है तो तुम उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? तुम उसे भगाने के लिए हर संभव कोशिश क्यों करना चाहते हो? क्या लैम ने हमेशा सोचा कि दोआन नू लैन ने तूवू का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी? उसे डर था कि उसके पूर्व पति की बेटी प्रकट होगी और क्या परिवार में और अधिक बकवास अफवाहें पैदा करेगी। इसलिए उसने बहुत ही चतुराई से यह दिखावा किया कि उसे नहीं पता, और उसने तूवू को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि वे सगी बहनें हैं। उसने केवल तूवू का गुप्त रूप से पीछा करने की हिम्मत की। अपनी बहन से मिल पाना या कुछ शब्द कहना ही उसे आधे दिन के लिए खुश करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह वह नहीं है जो उन्होंने सोचा था। सीवू ने लियांग डायरेक्टर की ओर देखा और विनम्रता से कहा, लियांग डायरेक्टर, मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता। अगर किसी ने पहले ही मेरा नाम बता दिया है और कहा है कि वे मुझे छोड़ना चाहते हैं, तो मेरे पास रहने की हिम्मत नहीं होगी। मैं आपके लिए एक सहज फिल्मांकन की कामना करता हूँ। शेन यू अगला काम संभालेंगे। अलविदा। यह कहने के बाद सीवू ने खड़े होने की कोशिश की, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जी लिन जल्दी से उसके पीछे भागी और उसे रोकने के लिए बहन चिल्लाई, लेकिन इस समय उसका सेल फोन बज उठा। यह जी कॉरपोरेशन से कोई कॉल था। जी लिन केवल अपने दिल में घबराहट को दबा सकती थी, उत्तर बटन दबा सकती थी और फिर लाइन के दूसरे छोर पर एक स्ट्रिंग बोल सकती थी। आपको निवेश रद्द करने की अनुमति किसने दी? तुरंत फिर से निवेश करें। युवा मास्टर। लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति बहुत सम्मानपूर्वक था, लेकिन जी लिन के अनुरोध से सहमत नहीं था। यह मैडम का निर्णय है। राष्ट्रपति जी ने भी सिर हिलाया है। यह कोई मुश्किल अनुरोध नहीं है। फिल्म क्रू में इतने सारे लोग हैं, एक व्यक्ति के न होने में क्या बुराई है? इसका मतलब यह था कि वह बातचीत नहीं करना चाहता था। जी लिन ठहाके लगाकर हंसा। उसने फोन बंद कर दिया। उसका चेहरा भारी था। वह वहीं अचंभित होकर खड़ा था। उसके पीछे बैठे निर्देशक को समझ नहीं आया कि उसे सांत्वना दे या नहीं, जब जी लिन ने अचानक अपना हाथ उठाया और दीवार पर मुक्का मारा। सीवू ने शेन यू को बाहर निकाला। उसके दुखी चेहरे को देखकर शेन यू ने सावधानी से पूछा, बहन सीवू, आपने डायरेक्टर लियांग से क्या कहा? कुछ नहीं। चलो अपना सामान पैक करने के लिए होटल वापस चलते हैं
और दोपहर में जियांग चेंग के लिए वापस उड़ान भरते हैं। तू वो ने कहा। उसका हृदय भी क्रोध से भर गया। पिछली बार दोआन लान ने मॉडलिंग कंपनी के साथ मिलकर उसे नौकरी से निकाल दिया था और अब वह निवेश रद्द करने और फिल्म क्रू को उसे नौकरी से निकालने की धमकी देने का तरीका अपना रही है। यह वाकई बहुत ज्यादा है। तू वो जानता था कि काई लैम कुछ नहीं जानती, वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। यह मूर्ख बच्चा वास्तव में उसे अपनी सगी बहन मानता था, लेकिन यह भी इस वजह से था कि तू वो को काई लेम की ओर से क्रोध आ रहा था। इतने अच्छे इंसान की दोआन नू लैन जैसी स्वार्थी माँ क्यों थी? लेकिन सीयू को नहीं पता था कि वह किस पर अपना गुस्सा निकाले, क्योंकि आखिरकार वे सभी उसके कलम के पात्र थे। इसलिए उसने जो भी खून खराबा पहले किया था वह सब अब उस पर डाला जा रहा था। दोपहर में वापस आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने अभी फिल्मांकन शुरू नहीं किया है? शेन यू को समझ में नहीं आया कि जब सीयू अंदर आया था तो वह केवल कुछ मिनटों तक बात कर रहा था, लेकिन जब वह बाहर आया तो सब कुछ उल्टा हो गया था। वह स्पष्ट रूप से पूछने ही वाली थी कि उसने देखा कि जू किंगवान इत्मीनान से चल रहा था। सीयू, मैंने सब कुछ सुन लिया है, जल्दी मत करो। हुआ थान उयेन के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी, लेकिन उसके शरीर ने तू का रास्ता रोक लिया। यह जगह यार्ड के ठीक बीच में थी। कई लोगों ने आवाज सुनी और इधर देखने लगे। तू को हुआ थान उयेन और उसके सहायक ने रोका, धीरे से भौहें सिकोड़ते हुए। जू किंगवान की शत्रुता पिछले दृश्य में प्रकट हुई थी, अब वह अपना नाम बनाने की कोशिश करने के लिए ऐसा कह रही है। जू किंगयुआन ने धीरे से सलाह दी, फिल्म क्रू केवल जी परिवार द्वारा प्रायोजित नहीं है। फिल्मांकन के तुरंत बाद ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जाने में जल्दबाजी न करें। मैं अन्य प्रायोजकों से पूछने में आपकी मदद करूंगी, शायद इसे फिर से करने का मौका मिले। आखिरकार आप इतने लंबे समय से पानी के नीचे हैं, अगर आप लोगों को बदलते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सीयू ने अपना गुस्सा दबाया और थोड़ा मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि मिस जू के अन्य प्रायोजकों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। जू किंगयुआन इस वाक्य में छिपे अर्थ को नहीं समझ पाई। मासूमियत से बोली, मैंने उनके साथ एक विज्ञापन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, इसे व्यक्तिगत संबंध नहीं माना जाता है। अगर ऐसा है तो मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगी। क्या होगा अगर मिस जू अन्य प्रायोजकों से पूछने जाती हैं और वे सभी अपना निवेश रद्द करना चाहते हैं? सीयू वास्तव में दूसरों से नाराज होना पसंद नहीं करती थी, लेकिन जू किंगयुआन का सामना करते हुए वह वास्तव में खुद को रोक नहीं पाई। जू किंगयुआन के चेहरे पर थोड़ी भद्दी अभिव्यक्ति देखकर उसने शांति से कहा, उस समय यह सिर्फ मेरी समस्या नहीं होगी, इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। जू किंगयुआन की मुस्कान थोड़ी मजबूरी भरी थी। उसने अपनी हथेली को जोर से भींच लिया। उसकी आवाज लगभग रोने जैसी थी। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। बोलने से पहले जू किंगयुआन ने अचानक अपने पीछे भीड़ को शोर मचाते हुए सुना और फिर दूर से एक आवाज आई, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्टूडियो क्यों गई और फिर चौंकाने वाली खबर सुनी। मुझे बताओ कि कौन निवेश रद्द करना चाहता है। सीयू और जू किंगयुआन ने एक साथ ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। केवल प्रशिक्षित अंगरक्षकों की एक टीम को भीड़ से अलग होते देखा जो भीड़ वाली जगह पर खड़ी थी। एक युवक बीच से निकला। हुआ थान उयेन ने देखा कि सहायक निर्देशक ने जल्दी से उस व्यक्ति को प्रणाम किया। मिस्टर ल्यूक, कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई? आप लोग काम पर जाते हैं, यहाँ किस लिए खड़े हैं? सहायक निर्देशक ने जल्दी से इस सुनदाफो को अपने दिल में ठंडा पसीना पोंछते हुए आमंत्रित किया। महाप्रबंधक हुआन ये व्यक्तिगत रूप से आए थे, लेकिन उन्होंने कोई खबर नहीं सुनी और संयोग से चालक दल को निवेश को रद्द करने में समस्या हो रही थी।
जू किंगवान ने लू शिंगझो का चेहरा देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या यह युवक हुआन यी के गाला में फूलों के बगीचे में मिले 2 लोगों में से एक नहीं था? तो वह हुआन यी का महाप्रबंधक था। जू किंगवान ने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन उस दिन के सूट में सुंदर और सुरुचिपूर्ण आदमी को नहीं देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा निराश महसूस किया। लू शिंगझो ने सहायक निर्देशक के शब्दों को सुना और हल्के से मुस्कुराया। मैंने सुना है कि क्वीनक वोक के आधे कलाकार हुआन यी से थे। वहाँ कोई ऐसा भी था जिसने मुझे यह देखने के लिए जाने का आदेश दिया कि हुआन घे के लोग गर्मजोशी और पीड़ा महसूस कर रहे हैं या नहीं। उसने अंतिम 4 शब्दों में से प्रत्येक पर जोर दिया। उसकी आंखें इच्छानुसार इधर-उधर घूम रही थी। जब उसकी नज़र तुवू से मिली, तो वह उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया। तो वो मुसीबत फिर से आई। इसे फिर से कहो। ल्यूक तिन्हचाओ ने अपनी नजरें हटा लीं। बगल में सहायक निर्देशक को देखा जो बहुत पसीना बहा रहा था। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान का जरा भी निशान नहीं था। कौन निवेश रद्द करना चाहता है? अध्याय 24। ल्यूक तिन्हचाओ का आगमन सभी की उम्मीदों से परे था। बाहरी लोगों को केवल इतना पता है कि हुआन नघे के समर्थक ल्यूक परिवार हैं और निर्देशक भी ल्यूक परिवार के वंशज हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस निर्देशक के बारे में विशेष जानकारी जानते हैं। हुआ थान उयेन को भी नहीं पता था। आज तक उसे पता नहीं चला कि उस समय फूलों के बगीचे में मिले 2 आदमी दोनों ल्यूक परिवार से थे। अपने पिछले जीवन में वह 10 साल से अधिक समय तक क्यू की युवा मालकिन थी। डोन नु लैन के निरंतर मार्गदर्शन में शादी करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे मनोरंजन उद्योग छोड़ दिया और अपने सभी विचारों को उच्च वर्ग की महिलाओं के बीच सामाजिक चाय पार्टियों में लगा दिया। लेकिन भले ही उसके संबंध बहुत व्यापक थे, फिर भी उसे ल्यूक परिवार से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं था। ल्यूक परिवार पिरामिड का शीर्ष था जिसे हर कोई देखता था। हुआ थान उयेन को अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि उसके पिछले जीवन में काई परिवार की कंपनी को फंसाया गया था और गलत निवेश के कारण वह लगभग दिवालिया हो गई थी। उस समय जिन युवतियों के हुआ थान उयेन के साथ अच्छे संबंध थे, उन्होंने रातों रात उनसे दूरी बना ली और कुछ ने तो उन पर कदम रखने का भी अवसर ले लिया। लेकिन ल्यूक परिवार की एक साधारण टिप्पणी की बदौलत काई परिवार एक आपदा से बच गया और गियांग थान में जहरीले सांप बने रहे। तब से हुआ थान उयेन इस रहस्यमय विशाल परिवार के बारे में जिज्ञासा से भर गया। उसने एक बार सोचा था कि यदि उसका ल्यूक परिवार के साथ रिश्ता होगा, तो कोई भी उसे नीची नज़र से देखने या उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर लू परिवार का साथ होता तो शायद वह ज्यादा आरामदेह और खुशहाल जिंदगी जी पाती। इसलिए जब हुआ किंगयुआन को पता चला कि हुआन यी को लू परिवार का साथ मिला है, तो उसने उससे संपर्क करने की हर संभव कोशिश की। दुर्भाग्य से लू परिवार का ठिकाना रहस्यमय था और वह उनकी परछाई भी नहीं छू सकती थी। उसने लू जिंगझो की प्रोफाइल देखी। उसकी भौहें खुशी से बेकाबू होकर ऊपर उठ गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी जल्दी हुआन नहे के महाप्रबंधक से मिलेगी। जू किंगवान को स्पष्ट रूप से याद था कि लू शिंगझो उस सूट पहने हुए आदमी के प्रति बेहद सम्मानजनक था। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति की स्थिति कई गुना अधिक महान हो? जू किंगवान के गाल थोड़े लाल हो गए थे। उसने अपने होंठ काटे और जब सहायक निदेशक लू शिंगझो को स्थिति समझा रहा था, तो उसने जल्दी से 2 कदम आगे बढ़कर कहा, प्रेसिडेंट लू, मुझे अभी निवेश के रद्द होने के बारे में पता चला है। आप शायद नहीं जानते कि जी शी ने अचानक कहा कि वह सीवू में बदलना चाहती है या फिर वे प्रायोजन रद्द कर देंगे। मैं उसके लिए बोलने की योजना बना रही थी। जो किंगवान की आवाज सुनकर लू शिंगझो को लगा कि कोई है। उसने उसकी ओर देखा।
अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया। ओह, ऐसा है। लू शिंगझो की अभिव्यक्ति उतनी ही उदासीन थी जैसे कि वह किसी अजनबी को देख रहा हो। जू किंगवान का हाथ बिना किसी रोक टोक के जकड़ा हुआ था। वह थोड़ी घबराई हुई थी और सोच रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ल्यूक उसे भूल गए हों? हुआ थान उयेन को वह समय याद आया जब उसने ल्यूक तिन्हचाऊ और तू वू को देखा था। वे एक दूसरे को जानते हुए लग रहे थे। वह अचानक पलटी और सीयू का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। प्रेसिडेंट लू, सीयू अभी अभी आई है और शायद जी परिवार के साथ कुछ गलतफहमियां हुई हैं, लेकिन निश्चिंत रहें कि इस मामले से फिल्मांकन की प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीयू को जू किंग वान द्वारा खींचे जाने पर आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। उसे नहीं पता था कि यह व्यक्ति क्या करना चाहता था। व्यस्त होने के बावजूद लू जिंगझो ने इत्मीनान से जू किंग वान की बात एक एक वाक्य में सुनी। उसका लहजा अंतरंग और खेदजनक था, जैसे कि वह और सीयू सगी बहनें हों। उसे चिंता थी कि सीयू को फिल्म क्रू से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा ल्यूक तिन्हचाऊ सुनता गया, उतना ही ज्यादा बोरिंग लगने लगा। यह सिर्फ इतना है कि हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, है न? लू झिंगझो ने जू किंगयुआन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीयू को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्य से मैं मिलने आया, अन्यथा हुआन्ये के कलाकार को धमकाया गया था। मुझे पता ही नहीं चलता। जू किंगयुआन दंग रह गई। अपने दिल में सोच रही थी कि झो सीयू हुआन्ये की कलाकार कैसे हो सकती है। उसकी कंपनी एक छोटी मॉडलिंग कंपनी थी। उसे नहीं पता था कि उसे क्वीन क्वोक के ऑडिशन में आमंत्रित होने का सौभाग्य कहाँ से मिला, और यह भी इसलिए था क्योंकि वह जी लिन को जानती थी कि वह स्वीकार किए जाने के लिए भाग्यशाली थी। जू किंगयुआन को अपने दिल में थोड़ी नफरत महसूस हुई। अगर जी लिन वहां नहीं होती, तो प्रायोजक वांग डोंग की आपत्ति के साथ सीयू फिल्म क्रू में शामिल नहीं हो पाती। यह देखकर कि उसने दोआनु लान को जो तस्वीरें भेजी थी, वे प्रभावी थीं, क्यथी ने तू वो को भगाने के लिए निवेश को रद्द करने का अनुरोध किया। लेकिन लू शिंगझो यहाँ थी। न केवल वह तू वो को बाहर नहीं धकेल सकती थी, बल्कि उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत भी लगानी थी। ऐसा करके ही लू परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता था। मिस्टर लू, मुझे डर है कि आपने गलत समझा है। तू वो हुआन नघे का कलाकार नहीं है, हुआ किंग वान ने धीरे से याद दिलाया। आसपास के सभी लोग लू शिंगझो को देख रहे थे। सभी का इरादा ऊंची शाखा पर चढ़ने का था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हुआ किंग वान पहले वहां पहुंच गई। सभी ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे फुर्तीला माना जाता था। लू शिंगझो अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी ठंडी आंखें हुआ किंग वान को घूर रही थी, जिससे उसकी पीठ कांप रही थी। उसे याद आया कि उसने अभी क्या कहा था और आखिरकार उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। इसलिए उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। ल्यूक, मिस्टर ल्यूक, आपने कहा था कि वह हुआन नहे से नहीं थी। लेकिन मुझे यह स्पष्ट रूप से क्यों याद है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ल्यूक तिन्हचौ ने एक मुस्कान के साथ पूछा, जो मुस्कान नहीं थी। हुआ थान उयेन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। एक पल में उसे समझ में आ गया कि वह बहुत जल्दबाजी में थी। उसने सोचा था कि वह होशियार है और ल्यूक तिन्हचौ को याद दिलाया, लेकिन क्या यह उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना नहीं था? लेकिन चू तू वो ने होनघे के साथ अनुबंध पर कब हस्ताक्षर किए? उसे यह सब क्यों नहीं पता चला? तू वो, तुम सच में, मुझे नहीं पता था कि हम सहकर्मी हैं। तुम सच में कृतघ्न हो। घबराहट में हुआ थान उयेन अभी भी तू वो का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वह चकमा दे गई। आप हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि मैं होनघे से नहीं हूँ। मुझे आपको समझाने का कभी मौका नहीं मिला। तू वो हुआ थान उयेन से दूर चला गया।
थम दुए तुरंत तू वू की रक्षा करने के लिए गया। उसकी आंखें सावधानी से हुआ थान उयेन को घूर रही थी, जैसे कि वह कोई नरभक्षी जानवर हो। मैं हुआ थान उयेन शर्मिंदा और क्रोधित दोनों थी। उसके आस-पास के लोगों की निगाहें उसे बहुत असहज महसूस करा रही थी। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह न तो इनकार कर सकती थी और न ही उसे समझा सकती थी। वह दुविधा में थी। तुम्हें खुद को अपमानित करने के लिए किसने कहा? ल्यूक तिन्ह चाओ मुस्कुराया और तू वो की बात को आगे बढ़ाया। उसके शब्दों ने तू वो की कही बात की पुष्टि कर दी। यहाँ हर कोई समझदार व्यक्ति है। थोड़ी बहुत बात सुनकर कोई भी समझ सकता है कि यह सीईओ जानबूझकर टू वू को बचाने के लिए यहाँ आया है। इसलिए उसकी ओर देखने का मतलब कुछ ज्यादा ही था। अभी अभी फिल्म क्रू ने अफवाह फैलाई कि प्रायोजक ने तू वू को भगा दिया है। ये लोग अभी भी इस बारे में गपशप कर रहे थे कि उसने काई थी को कैसे नाराज किया। अब जबकि उसके पास हुआन घे के जनरल मैनेजर उसके समर्थक थे, तो सभी ने अपने आप में सोचा, इस लड़की की अप्रत्याशित रूप से इतनी गहरी पृष्ठभूमि है, लेकिन जब जरूरी हो तो तुम्हें अभी भी कुछ रवैया दिखाना होगा, नहीं तो दूसरे लोग सोचेंगे कि हुआन घे के लोगों को धमकाना आसान है। लू शिंगझो ने पलकें झपकाईं। उसके अधीनस्थ ने समझा और एक दस्तावेज लाया। उसने इसे उठाया और सहायक निदेशक के हाथ में फेंक दिया। यदि जी परिवार निवेश को रद्द करना चाहता है, तो उन्हें इसे रद्द करने दें और अब से उन्हें हुआन यी की परियोजनाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। झो सियू के लिए लू शिंगझो ने सियू की ओर देखा और इस लड़की को अपने मुंह के कोने को मरोड़ते हुए देखा। उसका छोटा पीला चेहरा एक अवाक अभिव्यक्ति दिखा रहा था। तुरंत पांचवें मास्टर के आदेश को याद किया। क्या यह सिर्फ इस बीमार खरगोश पर ध्यान देने की बात नहीं है? यह मामला बहुत सरल है। अगर कोई उसे भगाना चाहता है और उसे फिल्म नहीं करने देना चाहता है, तो दूसरे प्रायोजक को बदलना मुश्किल नहीं है। सहायक निर्देशक ने सावधानी से दस्तावेज को पकड़ा। प्रेसिडेंट लू, यह है। यह प्रेसिडेंट लू का अनुबंध है। अगर आप इसे देखेंगे और कोई समस्या नहीं होगी, तो हम तुरंत निवेश करेंगे। लू शिंगझो के अधीनस्थ ने उसकी ओर से उत्तर दिया। इस समय निदेशक लियांग, जिन्हें अभी अभी सूचित किया गया था, धीरे धीरे चले आए। सहायक निदेशक ने अपने आप निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे दस्तावेज सौंप दिया और चुपचाप सब कुछ समझाया। लोंग दाओ ने इसे खोला और दंग रह गए। ल्यूक तिन्ह चाओ का निवेश अनुबंध पिछले कुल निवेश से 4 गुना था। हुआन नगे बहुत उदार थे। इतनी बड़ी मात्रा में प्रायोजन के साथ आपको जी शी की अभिव्यक्ति को देखने की आवश्यकता क्यों है? किसी और की राय पूछे बिना जो चाहो करो। जो लोग अपना निवेश रद्द करना चाहते हैं, उन्हें उनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। फिल्म रिलीज होने तक इंतजार करें और उन्हें पता चल जाएगा कि किसे फायदा है और किसे नुकसान। निर्देशक लियांग ने इस दस्तावेज को पकड़ा और अपने हाथ में थोड़ा गर्म महसूस किया, लेकिन वह अंदर से उत्साहित था। उसने झिझकते हुए सीयू की ओर देखा। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। अगर राष्ट्रपति लू नहीं, मेरा मतलब है कि हुआन यी फिल्म क्रू पर इतना भरोसा करता है। मैं भी सीयू को बहुत महत्व देता हूँ। हम निश्चित रूप से सुचारू रूप से सहयोग करेंगे। जू किंग वान ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखें हैरान और डरी हुई थी। लोग तिन्ह चाओ सिर्फ तू वू के लिए पूंजी क्यों निवेश करेंगे? चू तू वू को कैसी किस्मत मिली? जी लिन ने उसकी पूरी तरह से रक्षा की। निर्देशक लियांग ने भी शुरू से अंत तक उसके अभिनय कौशल की प्रशंसा की, यहाँ तक कि जी कॉरपोरेशन के निवेश रद्द होने की अघुलनशील स्थिति में भी लू जिंगझो बचाव के लिए आया। नहीं, झो सियू को हर किसी को अलग तरह से नहीं देखना चाहिए। सब कुछ उससे अलग था जो उसे याद था।
लेकिन अब किसी को परवाह नहीं थी कि जू किंगयुआन क्या सोचती है। लू जिंगझो ने उसके साथ हवा की तरह व्यवहार किया, उसके चारों ओर चला गया और सीयू और निर्देशक लियांग को ब्रेक रूम में बुलाया। जब निर्देशक लुओंग ने अनुबंध पर नजर डाली तो उन्होंने पाया कि हस्ताक्षर हुआन नघे के नाम पर नहीं थे, बल्कि केवल 3 शब्द थे, ल्यूक उयेन हुआ। ओह, यह मैं आपको बताना लगभग भूल ही गया था। लियांग डायरेक्टर के संदेह को देखते हुए लू शिंगझो ने हस्ताक्षर को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, सीयू की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, यह एक व्यक्तिगत निवेश है। हमारे 5वें परिवार ने कहा कि मिस झो फिल्म क्रू में मजे कर रही है, इसलिए यह पैसा खर्च करने लायक है। मुझे डर है कि कोई नियमों को नष्ट करने के लिए बल का उपयोग करेगा। लू शिंगझो के शब्द गहरे थे। लियांग डायरेक्टर का हाथ कांप गया जैसे ही उसने 2 शब्द 5वां परिवार सुना और लगभग आइटम को गिरा दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, आप कहते हैं क्या यह वह व्यक्ति हो सकता है? लू शिंगझो ने बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। लियांग डायरेक्टर ने अपना मुंह इतना चौड़ा खोला कि एक पूरा अंडा फिट हो गया। सी वू ने दोनों लोगों को बात करते हुए सुना और असहाय महसूस किया। खबर बहुत तेजी से फैली। लू शिंगझो ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी अभिव्यक्ति परेशान थी। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से मुझे विमान पकड़ने और तुरंत यहाँ आने के लिए 5वें मास्टर ने कार्यालय से बाहर निकाल दिया था? अगर मैं थोड़ी देर से आता तो कोई मुझे विमान से उतार देता। सी वू को बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, आह। लू शिंगझो और भी क्रोधित हो गया। उसने सी वू को तब तक घूरा जब तक वह मदद नहीं कर सकी और उसने पूछा, क्या गड़बड़ है? फिर उसने अपना मुंह खोला, तुम्हें जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए। 5वें मास्टर का मूड हाल ही में बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैं भी उस व्यक्ति के सामने आकर पीड़ित नहीं होना चाहता। सी वो मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से हंसा। वह इसके लायक था। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि लुओंग दाओ क्या सोचता है। लू शिंगझो जैसे सौभाग्यशाली व्यक्ति के बगल में बैठने से सी वू की आत्मा में चमक आ गई और उसका रंग रूप भी बहुत निखर गया। निर्देशक लियांग ने लू शिंगझो की निगाहें देखीं और तुरंत बहुत दबाव महसूस किया। यह मामला वास्तव में अभी सी वू के प्रदर्शन को देखते हुए मुझे थोड़ा विचार आया। शायद हम यूं हैं कि स्क्रिप्ट को बदलकर अदृश्य महिला 2 बना सकते हैं। लोग कहते हैं कि पैसे से भूत हवा में उड़ सकते हैं और निर्देशक लियांग को यह खुरदरा जेड का बिना पॉलिश वाला टुकड़ा बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने तुरंत स्क्रिप्ट बदलने का फैसला किया। अध्याय 25। महाप्रबंधक हुआन घे व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने आए। ऐसा लग रहा था कि चू टू वू के साथ उनके अच्छे संबंध थे। जब सभी ने सुना कि ल्यूक तिन्हचौ ने फिल्म क्रू में 4 गुना अधिक निवेश किया है, तो यह अफवाह हर जगह फैल गई। जब टू वू ने मेकअप करना समाप्त किया और बाहर निकली, तो उसने तुरंत देखा कि उसके आसपास के लोगों की आंखें उसे कुछ अलग तरह से देख रही थी, जिज्ञासा और भय दोनों के साथ। आखिरकार वह एक लड़की थी जिसका ल्यूक परिवार के साथ संबंध था। टू वू को नहीं पता था कि सभी ने उसे चुपके से अनटेमेबल उपनाम दे दिया था। क्या तुम बहुत व्यस्त नहीं हो? टू वू ने ल्यूक तिन्हचाओ को देखा जो गर्व से उसके पीछे पीछे चल रहा था और अपनी नाक रगड़ रहा था। पूरे लू परिवार ने वास्तव में अपना सिर नीचे रखा, लेकिन इस बार लू शिंगझो का रवैया बहुत ही असामान्य था। वह बहुत शर्मीला लग रहा था और उसे जानने का नाटक कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि उसके इरादे क्या हैं। मैं जल्दी में हूं या नहीं, यह मैं तय नहीं कर सकता। अगर 5वें मास्टर ने मुझे वापस नहीं बुलाया है, तो मैं वापस जाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ल्यूक तिन्हचाओ अपने फोन पर टाइप करने के लिए नीचे झुका। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को कुछ रिपोर्ट कर रहा हो। उसने नाराजगी से कहा,
जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो तुम स्क्रिप्ट क्यों संपादित कर रही हो? बस फिल्मांकन खत्म करो और फिर घर जाओ। तुम मुझे वापस जाकर 5वें मास्टर को परिणाम बताने की हिम्मत नहीं दे रही हो। अभी अभी निर्देशक लियांग ने सीयू की स्क्रिप्ट संपादित करने के लिए कहा और वह बिना कुछ कहे सहमत हो गई। लू जिंगझो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सब कुछ करने की कोशिश की लेकिन इस जिद्दी लड़की को मना नहीं सका। परिणामस्वरूप टू वू का फिल्म क्रू के साथ रहना लंबा हो गया। उसे नहीं पता था कि वह ग्यांग थान कब लौटेगा। अगर उसे पहले पता होता तो वह सामान पैक करके एक्सप्रेस डिलीवरी से वापस भेज देता। पैसे क्यों बर्बाद करता? यह चालाक खरगोश पैसे मिलते ही भाग गया। ल्यूक तिन्हचाओ ने अपनी छाती पीट ली और पैर पटकने लगा, लेकिन उसने अपने दिल में केवल इसके बारे में सोचने की हिम्मत की। यह छोटी लड़की वही थी जिसकी 5वें मास्टर ने अच्छी तरह से देखभाल करने का इरादा किया था। अगर सीवू ने उसकी रिपोर्ट की तो उसे खनिजों की खदान के लिए अफ्रीका में फेंक दिया जा सकता है। आखिरकार 6 राज्यों के 5वें मास्टर ने पारिवारिक संबंधों को महत्व नहीं दिया। लू शिंगझो को पूरा विश्वास था कि ऐसा हो सकता है। निर्देशक लियांग ने मुझे महत्व दिया और मुझे एक अवसर दिया। बेशक मैं इसे संजो कर रखूंगा, तू वो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका स्वास्थ्य उसे लंबे समय तक फिल्मांकन से दूर नहीं रख सका। मूल रूप से सीयू ने केवल फिल्मांकन के बाद भागने की योजना बनाई थी, लेकिन जू किंग वान ने उसे निशाना बनाने का इरादा किया था। सीयू कोई संत नहीं थी। अगर जू किंग वान उसे जानबूझकर या अनजाने में फिल्म क्रू से बाहर निकालना चाहती थी तो उसे रहना ही था। प्रेसिडेंट लू, इस बार आपका धन्यवाद। अगर आपने निवेश जारी नहीं रखा होता तो मैं अपना गुस्सा निगल जाता और चला जाता। पीछे मुड़कर सोचता हूँ, मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सीवू ने धीरे से आह भरी। लू झिंगझो ने ठंडी सांस ली। आप 5वें परिवार के सदस्य हैं। दूसरों द्वारा धमकाया जाना क्या लू परिवार के चेहरे पर तमाचा नहीं है? जी परिवार ने हाल के वर्षों में किसी भी परेशानी का सामना नहीं किया है, इसलिए वे थोड़े आत्मसंतुष्ट और अभिमानी हैं। यह जानते हुए कि यह हुआन यी का एक प्रोजेक्ट है, वे अभी भी ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। निवेश को रद्द करने के लिए कहते हैं। वे निवेश को रद्द करते हैं। क्या वे हमारे लू परिवार को अपनी नजर में नहीं रखते हैं? सीवू, आप उस पागल के व्यक्ति कब बन गए? कौन सहमत है? लू झिंगझो के अर्थ को सुनकर लू वुजिया जी परिवार से थोड़ा असंतुष्ट लग रहा है। सीयू की भी कोई अच्छी भावना नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि जी लिन जी परिवार का एकमात्र बेटा है। दुर्भाग्य से जी लिन इस मामले से प्रभावित था। सीयू ने जल्दबाजी में कहा, जी परिवार का मामला, क्या मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ? मुझे उनके साथ कुछ कठिन समस्याएं हैं। लू शिंगझो ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा, अपना सिर नीचे किया और फोन दबाना जारी रखा, लेकिन कुछ सेकंड से भी कम समय में उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। अच्छा नहीं, 5वें मास्टर ने मुझे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। सीयू, हाँ, लू शिंगझो की अभिव्यक्ति घबराई हुई थी। जब मैंने उसे बताया कि आपका फिल्मांकन कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा, तो आप थोड़े समय के लिए जियांग चेंग में वापस नहीं आ पाएंगे। लू शिंगझो की अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे वह मरने वाला था, जैसे कि वह दुखद भविष्य को अपनी ओर लहराते हुए देख सकता था। सीयू के मुंह का कोना सख्त हो गया। उसने अपना फोन निकालने का इरादा किया ताकि 5वें मास्टर को समझा सके। पिछली बार उस व्यक्ति के मिलने के बाद सीयू ने पाया कि उसके सेल फोन पर एक अजीब नंबर सेव था, लेकिन जब वो कॉल करने वाली थी तो उसे पता चला कि वह भी ब्लैकलिस्टेड है। ठीक है, वह यह सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कॉल करना बंद कर दिया। सीयू ने मन ही मन सोचा, 5वें मास्टर लू, आप लू बा नहीं है न?
अगर आप नाराज हो गए तो आप लोगों को ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। क्या ऐसा करने की जरूरत है? ठीक इसी समय डायरेक्टर लियांग ने मीटिंग बुलाई। सीयू ने जल्दी से लू जिंगझो को नजरअंदाज किया और भागकर उसके पास पहुंच गया। शेन यू ने उसके कपड़े पकड़े और उसके पीछे भागते हुए फुसफुसाया, बहन सीयू, आपको अभी भी हल्का बुखार है। क्या आप वाकई ठीक हैं? कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है। यहाँ का माहौल ठीक है। सीवू को इस बात पर भरोसा था कि कोई अच्छी किस्मत वाला व्यक्ति आसपास ही था, इसलिए उसने इस मामूली बुखार को कोई बड़ी बात नहीं माना। शेन यू उसे हिला नहीं सकता था, इसलिए उसे दवाई लेकर उसके पीछे पीछे चलना पड़ा। उसे डर था कि वह थकावट से गिर न जाए। जब वह लियांग दाओ के घर पहुंचा तो सीवू ने जू किंग वान को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी मानसिकता को अच्छी तरह से समायोजित कर लिया है। सीवू को देखते हुए वह अभी भी मुस्कुराने में सक्षम थी, जैसे कि उसे कोई समस्या नहीं थी। जी लिन को भी बुलाया गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। सीवू ने संपर्क किया लेकिन अपना सिर नीचे करके जमीन की ओर देखा, अपना सिर ऊपर उठाने से इनकार कर दिया। हुआ किंग वान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सीवू, मुझे नहीं लगता था कि राष्ट्रपति लू के साथ तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता था। सीवू उसकी ओर ध्यान देने में बहुत आलसी था। जी लिन की तरफ चल दिया। जब वह उसके पास आई तो उसने अनजाने में अपने होठों को सीधा कर लिया, यह दिखावा करने के इरादे से कि उसे ध्यान नहीं है, लेकिन तू वो के एक वाक्य ने उसे तोड़कर रख दिया। गुस्सा मत हो, मुझे तुम पर कभी शक नहीं हुआ। तू वो ने काई लैम की बाह पर हाथ मारा। इस मूर्ख बच्चे ने फिर भी उसकी तरफ देखने से इनकार कर दिया और उसके करीब आ गया। तू वो ने जब उसे देखा तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। ठीक है, देखो मुझे क्या हो गया है। मैं अभी भी तुम्हारे साथ फिल्म बनाना जारी रख सकती हूँ। अब और नाराज मत हो, ठीक है। थोड़ी देर तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद काई लैम की उदास आवाज आई, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी। उसे यह भी नहीं पता था कि दुआन नू लैन कब तू वो को खोजने गया था। वह तू वो का जैविक छोटा भाई था और एक वयस्क भी। इन मामलों को उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसे इतने लंबे समय तक कुछ भी पता नहीं था। उसकी बहन को नहीं पता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, जब तक कि डुआन रू लान ने जी शी को निवेश रद्द करने का आदेश नहीं दिया और सीयू को लगभग फिल्म क्रू से बाहर कर दिया गया। वह इस मामले के बारे में जानने वाला आखिरी व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। सीयू ने देखा कि जी लिन का इरादा अतीत को सामने लाना है, इसलिए उसने जल्दी से उसे दिलासा देने के लिए दयालु शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन अराजकता में उसे नहीं पता था कि वह कितनी शर्तों पर सहमत हुआ। अंत में काई लैम ने उसे यह कहते हुए सुना, जब तक तुम नाराज नहीं होगे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। उसके होठों के कोने थोड़े आत्मसंतुष्ट थे। तुमने कहा, जी लिन ने तुरंत अपने दिल में हिसाब लगाया। सीयू ने जल्दी से सिर हिलाया। मैंने कहा। जी लिन ने अपनी आंखें मूंद ली और एक छोटी लोमड़ी की तरह मुस्कुराया जिसने मुर्गी चुरा ली। जब सीयू निर्देशक लियांग को स्क्रिप्ट समझाते हुए सुनने गया तो उसने सहायक जियाओ ऐसे कहा, पहले ऐसा लग रहा था कि लू गो टीवी आपको अतिथि के रूप में कार्यक्रम अविश्वसनीय चुनौती में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, है ना? जियाओ को संदेह हुआ। यह सही है, उन्होंने एक निमंत्रण भेजा, लेकिन क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि यह आपके शेड्यूल के साथ संघर्ष कर सकता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया? अविश्वसनीय चुनौती हाल के वर्षों में सबसे अधिक रेटिंग वाला गेम शो है। कार्यक्रम में 6 निश्चित अतिथि हैं। प्रत्येक एपिसोड में 2 गुप्त हस्तियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एक समूह में 2 लोग 4 समूहों में विभाजित होने के लिए बहुत कुछ खींचेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है
एक समूह में रखे गए दो लोग वास्तव में टीम के साथी नहीं हैं। उनके असली साथी दूसरे समूह में हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का मिशन न केवल चुनौती को पूरा करना है, बल्कि उसी समूह में अपने असली साथियों को बाधा डालना भी है। इस वजह से इस कार्यक्रम को असफल दोस्ती और यहाँ आओ हम एक दूसरे को चोट पहुँचाते हैं भी कहा जाता है। हर बार जब एक ही एपिसोड में भाग लेने वाले अच्छे रिश्तों वाले दो सेलिब्रिटी होते हैं, तो दोनों के बीच की दोस्ती पर संदेह होगा। आखिरकार टीम के साथी बहुत पेशेवर हैं। जी लिन ने सिर हिलाया और कहा कि क्या उनसे बात करें और देखें कि क्या शेष हस्तियों ने अभी तक किसी को भी आमंत्रित किया है, तो उन्हें बताएं कि क्या वे मेरी बहन को आमंत्रित कर सकते हैं। चू सीवू, मैं भाग लेने के लिए बहुत कुछ नहीं करता सीवू, यह जीतना आसान होगा। किंग वान ने बागडोर संभाली, उसका दिल चौंक गया और गुस्सा था इस बिंदु पर कि वह एक चिकन चोरी करने में विफल रही और एक मुट्ठी भर चावल खो दी। न केवल उसने फिल्म क्रू से सीवू का पीछा नहीं किया, लेकिन उसने उसके लिए और भी अधिक भूमिकाएं जोड़ी। वह केवल उद्घाटन मिनटों में दिखाई दी, लेकिन अब यू की साजिश बदलकर एक शब्द और उसे एक कमजोर लड़की के रूप में भी प्रशंसा की, जो बिना किसी डर के हजारों सैनिकों के सामने खड़ी हो गई और यहाँ तक कि अपने अपराधों शब्द को शब्द से कह सकती थी। एक महिला, इस तरह की एक महिला, नया सम्राट उसे मारने के लिए सहन नहीं कर सकता था। नहीं वह बाघ को जंगल में वापस ले सकता था, वह अभी भी हजारों से गुजरता था, जो कि हजारों को हजारों से गुजरता था। यूं वह के साथ चैट करने के लिए ग्राउंड पैलेस, नए सम्राट के प्रति उसका रवैया कभी भी कोमल नहीं था। दिन भर वह एक शब्द नहीं कहती थी। केवल जब नए सम्राट ने जीवन के बारे में उसके सवाल पूछा था तो वह अपना मुंह खोलती थी, उसकी मीठी बात सुनती थी। आपकी सोच पसंद है। वान हुआ के ज्ञान और आचरण ने नए सम्राट को आश्वस्त कर दिया। कई सालों की कैद के बाद, और यूनहे का शरीर पहले से ही कमजोर था, उसका शरीर सिर्फ त्वचा और हड्डियों का बना था, हरम की किसी भी सुंदर महिला से अलग। लेकिन नए सम्राट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वह हमेशा उसके करीब जाना चाहता था। बाद में यह रहस्य यूनमिंग ने खोज लिया। कई शिकायतों और नफरतों से गुजरने के बाद वह लंबे समय से इस आदमी के प्यार में पड़ गई थी। अचानक पता चला कि उसकी बड़ी बहन मरी नहीं, बल्कि नए सम्राट के दिल में एक सिनेबार तिल बन गई। इसलिए उसकी ईर्ष्या रेशम के कीड़े की तरह बढ़ गई। आग ने भूमिगत महल को जला दिया और यूनहे को मार डाला। नई स्क्रिप्ट स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में अधिक आकर्षक थी। चरित्र यूनहे को चरम पर चित्रित किया गया था, जो किंग वान जानती थी कि अगर लू परिवार ने उसका रास्ता रोक दिया, तो उसके पीछे खड़ा प्रायोजक वांग डोंग निश्चित रूप से पादने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके लिए स्क्रिप्ट बदलने की तो बात ही छोड़िए, वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और युद्ध में जा सकती थी। इस बार जो किंग वान ने कुछ भी बुरा करने की हिम्मत नहीं की। अभिनय करते समय स्क्रिप्ट बदलने की बात का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन सी वू ने जितना ज्यादा फिल्में बनाई, उतने ही ज्यादा विचार उसके पास आए। आखिरकार वह मूल रूप से एक संगीतकार थी, इसलिए जाहिर है कि उसका दिमाग एक उड़ने वाले घोड़े जैसा था। जब उसे कोई प्रेरणा मिली, तो वह तुरंत निर्देशक लियांग से चर्चा करने गई, जिससे वह बेहद खुश हुआ कि उसे एक खजाना मिल गया है। उसने सी वू को और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ाया। लू शिंगझो के व्यक्तिगत रूप से प्रभारी होने के कारण फिल्मांकन की स्थिति बेहद सहज थी। बहुत जल्दी वह दृश्य आ गया जहां जी लिन ने नए सम्राट की भूमिका निभाई और सी वू के साथ समन्वय में अभिनय किया। जब जी लिन ने कपड़े बदलकर बाहर आया, तो सी वू ने चमकती आंखों से उसे देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके बहुत सारे प्रशंसक थे। यह चेहरा, यह आकृति, ये पैर, टीएसके टीएसके टीएसके,
सी वू ने अपने छोटे भाई की सुंदर शक्ल को देखा और अचानक थोड़ा सम्मानित महसूस किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका छोटा भाई भी उसे देखेगा। उसने मन ही मन सोचा, उसे इस मुलायम सफेद फूल गोभी को संजो कर रखना चाहिए। इसे कोई और नहीं तोड़ सकता।